देखते हैं कि किस तरह की चीजों में डिफरेंस किताब में और हमारे इस टॉपिक में आएगा और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास में एक धनावेश है। हम सब जानते हैं कि धनावेश जो होता है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा आवेश से की ओर होती है, आवेश की ओर। इस धनावेश से दूरी आर दूरी पर कोई बिंदु P है, आर दूरी पर कोई बिंदु P है। मुझे इस P बिंदु पर विभव ज्ञात करना। हम सब जानते हैं कि विभव की परिभाषा क्या है कि किसी भी आवेश को अनंत से किसी ज्ञात बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अगर मैं अनंत से किसी एकांक धनावेश को यहाँ लेकर के आ जाऊं, इस P बिंदु पर लेके आ जाऊं, तो उसके लिए मुझे जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे विद्युत, इस P बिंदु का विद्युत विभव। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बिंदु आपके पास में A है विद्युत क्षेत्र में और दूसरा जो बिंदु है विद्युत क्षेत्र में वो है B। अगर मैं इस A बिंदु की दूरी इस प्लस आवेश से निकालना चाहूं तो ये जो दूरी है वो है होगी x। ठीक है, और जो A से B की दूरी है उसको मैं मान लेता हूं dx। A बिंदु की दूरी को हमने x मान लिया है, A से B बिंदु की जो दूरी उसको हम dx मान लिया है। जब भी किसी आवेश को अनंत से आप लेकर के आओगे तो चूंकि अनंत पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए अगर हम बल की गणना करना चाहें तो बल F बराबर होता है Q इंटू E। यानी कि अनंत पर जो विद्युत बल लगेगा उसका मान, मैं यहाँ पर विद्युत बल की बात कर रहा हूँ, बाह्य बल की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। विद्युत बल जो लगेगा वो होगा F इजिकल टू Q इंटू E के हिसाब से अगर देखा जाए तो F बराबर Q इंटू E का मान हो गया 0। यानी कि अनंत पर किसी भी प्रकार का कोई विद्युत बल नहीं लग रहा है, यानी विद्युत बल का मान जो है, विद्युत बल का जो मान है अनंत पर वो है 0। यानी जब भी मैं किसी आवेश को अनंत से लेकर के आ रहा हूं तो हमें किसी प्रकार का कोई बल लगाने की आवश्यकता हमें भी नहीं है, क्योंकि विद्युत बल नहीं लग रहा है तो हमें भी कोई बल लगाने की जरूरत नहीं है। बाह्य बल तभी लगाया जाएगा जब विद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, और कितना लगाया जाएगा, जितना विद्युत बल कार्य करेगा उतना ही बाह्य बल हमें लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो एक वृत्ताकार भाग बनाया हुआ है, इसके केंद्र में कोई आवेश है और मैं अनंत से जब इस कोई आवेश को लेकर के आता हूं तो इस गोले के बाहर तक उस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगता है, विद्युत बल नहीं लगता है इस प्लस क्यू आवेश के कारण। और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर कोई बल नहीं लग रहा है जिस आवेश को हम ला रहे हैं, जिस आवेश को हम ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं, हम मान लीजिए परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लेकर के आ रहे हैं। तो जब तक इस पर किसी प्रकार का कूलाम बल नहीं लगेगा तब तक हमें किसी प्रकार का बाह्य बल लगाने की आवश्यकता नहीं। और जब भी इस पर कूलाम बल लगने लगे तो हमें उतना ही बाह्य बल लगाना होगा। उतना ही बाह्य बल क्यों, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होंगे तो टोटल बल का मान आ जाएगा 0। और टोटल बल का मान 0 होने का मतलब है इस आवेश की गति होगी त्वरण रहित गति। तो जो विद्युत विभव हम कहते हैं उसकी परिभाषा में ये बात छुपी हुई है, उसकी परिभाषा में ये बात छुपी हुई है। एक्चुअल परिभाषा है जो कुछ इस प्रकार से होती है कि किसी आवेश को अनंत से किसी ज्ञात बिंदु तक, किसी आवेश को अनंत से किसी ज्ञात बिंदु तक, किसी की जगह मैं किसी आवेश की जगह एकांक आवेश कह देता हूं, किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी ज्ञात बिंदु तक त्वरण रहित गति करते हुए, या इसकी जगह ये भी कहा जा सकता है बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वेग नहीं बदलना चाहिए। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तभी नहीं होगा जब वेग नहीं बदलेगा, और वेग नहीं बदलेगा कब नहीं बदलेगा, जब उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा। वेग में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण जो ए है उसका मान होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और त्वरण का मान जो है वो 0 हो गया तो इसको हम कहेंगे त्वरण रहित गति। और त्वरण रहित गति कब हो सकती है, जब किसी आवेश पर ठीक उतना ही बल लगाया जाए, बाह्य बल लगाया जाए जितना कूलाम बल लग रहा है और उसके विपरीत लगाया जाए। तो कूलाम बल और बाह्य बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और आवेश पर टोटल जो बल होगा वो 0 हो जाएगा। और टोटल बल 0 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये एक समान वेग से गति करता रहेगा। अब जैसे ही आवेश ने विद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया, ये परिधि पर पहुंच गया हमारा परीक्षण आवेश, तो जैसे ही परिधि पर पहुंचा है, इस परिधि पर पहुंचते विद्युत क्षेत्र की परिधि पर पहुंच गया तो अब इस पर बाह्य बल लगना, कूलाम बल लगना
शुरू हो गया Q इंटू ई। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, त्वरण रहित गति के लिए कुल बल को 0 करना पड़ेगा। कुल बल को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना कूलाम बल लग रहा है जो कि इस दिशा में लग रहा है, तो इसके ठीक विपरीत दिशा में आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक विपरीत दिशा में आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बाह्य बल कितना लगाना पड़ेगा भाई, कुल बल को 0 करने के लिए बाह्य बल कितना लगाना पड़ेगा, कोई बता सकता है मुझे? कूलाम बल F बराबर Q इंटू ई कार्य कर रहा है। कूलाम बल F इंटू ई कार्य कर रहा है। कोई बता सकता है कि मैं कितना बाह्य बल लगाऊं कि कुल बल 0 हो जावे? कोई भी माइक ऑन करके बताओ, मेरी आवाज आ रही है अब तक? F बराबर Q हाँ बोलो। F इंटू ई वापिस लगा दे तो 0 हो जाए। एफ इंटू ई नहीं, Q इंटू ई ही हमें लगाना है। यानी Q वापस से हम इतना ही बल अगर लगा, वापस से इतना ही बल लगा दें और इसके विपरीत लगा दें तो टोटल बल 0 हो जाएगा। आवेश की गति कैसे हो जाएगी, त्वरण रहित हो जाएगी। ठीक है, यानी हमें जो बाह्य बल लगाना है वो कूलाम बल लगाए गए कूलाम बल के बराबर होना चाहिए और इसके ठीक विपरीत होना चाहिए। अब इसमें देखो एक चीज और मैं ले रहा हूं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना कि जब ये आवेश परिधि पर है और परिधि से, ये जो मैं परीक्षण आवेश की बात कर रहा हूं, ये परिधि से थोड़ा सा अंदर आ गया, तो परिधि के बिंदु को अगर मैं ए मान लूं और अंदर वाले बिंदु को मैं बी मान लूं, तो हम कहेंगे भाई परिधि वाला जो बिंदु है वो ज्यादा दूर है, ए बिंदु ज्यादा दूर है या बी बिंदु ज्यादा दूर है? या हम ये कहें कि जब ये आवेश ए बिंदु पर आ जाएगा, क्यू नॉट आवेश ए बिंदु पर आ जाएगा, तो प्लस क्यू आवेश और क्यू नॉट आवेश के बीच की दूरी ए बिंदु पर होगा तब ज्यादा होगी या बी बिंदु पर होगा तब ज्यादा होगी? डेफिनेटली जब ए बिंदु पर होगा तब ज्यादा होगी। अब दूरी जब ज्यादा होती है तो जो बल होता है उसका मान कम होता है, और जैसे ही दूरी कम होती है तो कूलाम बल का मान बढ़ जाता है। हम सब जानते हैं क्योंकि कूलाम बल जो है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि दूरी के बढ़ने से कूलाम बल का मान कम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारा परीक्षण आवेश ए बिंदु पर था तब ये जो प्लस क्यू आवेश है ज्यादा बल लगा रहा था, और जैसे ही ये बी बिंदु पर आ गया तो ये बल सॉरी ए बिंदु पर था तो ये कम बल लगा रहा था, और बी बिंदु पर आते ही ये ज्यादा बल लगा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको एक उदाहरण के रूप में लूं कि ए बिंदु पर था तब कूलाम बल का मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा था। ठीक है, और बी बिंदु पर आते ही कूलाम बल का मान हो गया 15 न्यूटन, क्योंकि पास में आ गया तो बल ज्यादा बढ़ गया। अब कूलाम बल ए बिंदु पर 10 न्यूटन लग रहा है और बी बिंदु पर 15 न्यूटन लग रहा है, तो जो बाह्य बल है वो मुझे ए बिंदु पर कितना लगाना पड़ेगा और बी बिंदु पर कितना लगाना पड़ेगा? सर ए पे तो 10 और बी पे 15। ए पर 10 और बी पर 15, क्योंकि अगर हम ए पर 10 लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में कूलाम बल और बाह्य बल का कुल योग 0 हो जाएगा और इसकी त्वरण रहित गति हो जाएगी। और ऐसे बी बिंदु पर हम 15 लगाएंगे तब भी कुल बल का मान 0 हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है कि जितना कूलाम बल लग रहा है उतना ही बाह्य बल लगाना है। परंतु अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर मैं इन ए से बी तक लाने में किया गया कार्य निकालना चाहूं, किसी भी आवेश को, इस क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य निकालना चाहूं, तो कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू विस्थापन dr या dx। तो ये जो F है, इस F में मैं 10 रखूं कि 15 रखूं? ये तो एक समस्या हो गई कि हम इसमें 10 रखें या 15 रखें। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई क्योंकि हमारे पास 10 भी मान है इसका, हमारे पास में 15 भी मान है। तो ऐसी स्थिति में हम एक काम जरूर कर सकते हैं। एक काम क्या कर सकते हैं कि ए बिंदु और बी बिंदु, जिस बिंदु से हम लेकर के आए ए बिंदु और जिस बिंदु पर हम लेकर आए बी बिंदु, ये ए बिंदु और बी बिंदु इतना पास में ले लेते हैं कि ए बिंदु पर लगने वाला कूलाम बल अगर 10 न्यूटन है तो बी बिंदु पर लगने वाला कूलाम बल भी लगभग 10 न्यूटन, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों बिंदु अलग अलग है, लगभग 10 न्यूटन ही रहे। जैसे मान लीजिए बी बिंदु पर लगने वाला जो कूलाम बल है वो हो गया 10.1 न्यूटन। ठीक है, तो एक तो हो गया 10.1 और एक हो गया 10, तो आप कहोगे कि साहब 10 ले हो चाहे 10.1। अब ये जो सूत्र हमने लिखा था W बराबर F डी एक्स या डी आर, इसमें F का मान
ए बिंदु का बल 10 न्यूटन ले लो या बी बिंदु का बल 10.1 न्यूटन ले लो या इन दोनों का कोई औसत मान ले लो, तो कोई ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। यानी कि अगर मुझे कार्य निकालना है और दो बिंदुओं पर बल का मान अलग अलग है, तो आपको वो बिंदु इतने निकट लेने पड़ेंगे कि जो बल है उसका मान आप एक मान सको, कोई भी दोनों में से। ठीक है, तो अगर मुझे कार्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे ये जो ए और बी बिंदु है इनके लिए ए और बी बिंदु को निकट मानना पड़ेगा। अब देखो, मैं अपने प्रश्न, मैंने ये सारी रामायण क्यों गई कि ए और बी बिंदु पास में क्यों लेने। अब आप सोच रहे होंगे भाई हमें तो पी बिंदु पर लाना है, किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से कहां लाना है, पी बिंदु पर, क्योंकि पी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। जब पी बिंदु पर विभव ज्ञात करना होगा तो किसी भी एकांक धनात्मक आवेश को आपको कहां लाना पड़ेगा, पी बिंदु तक लाना पड़ेगा। तो जब पी बिंदु तक लाना है तो आप ए और बी बिंदु की क्यों बात कर रहे हो, अनंत से पी तक लेकर के आओ। ठीक है, तो मैं फिर से वापस से अपनी बात पर आ रहा हूं। मैं कह रहा था कि ये प्लस आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये अनंत था, ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु P है, एक बिंदु तो अनंत पर है, एक बिंदु P पर है। हमें क्या करना है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से इस P बिंदु तक लाना है। तो आप देख सकते हो कि अनंत पर बल का मान 0 था, जबकि P पर बल का मान 0 नहीं है। तो जब भी मैं इसको अनंत से P तक लेकर के आऊंगा और मुझे कार्य निकालना पड़ेगा W बराबर F इंटू dx, तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी कि मैं F का मान क्या रखूं। F का मान अनंत पर तो 0 था और P बिंदु पर 0 नहीं है, तो हम अनंत पर 0 है वो 0 रखें, या 0 रखेंगे तो कार्य का मान 0 आ जाएगा। और P बिंदु का मान रखेंगे तो आप कहोगे साहब ये तो P का क्यों रख रहे हो, कभी अनंत पर भी तो था, अनंत पर था तो अनंत का क्यों नहीं रखा। और अगर मैं अनंत का रखूंगा तो आप कहोगे P बिंदु वाला बल क्यों नहीं रखा जब ये P बिंदु पर आया। तो समस्या हमारे पास यही है कि जब हम एक लंबे विस्थापन के लिए, बड़े विस्थापन के लिए देखते हैं तो बल के हमारे पास में अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग मान ज्ञात होते हैं। तो हमारे पास में इसका एक रास्ता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी स्थान ए, जो आपकी स्कूल है मान लीजिए, और वहां से आपको बस स्टैंड जाना है, और ए से बस स्टैंड जाने के लिए आपको कोई रास्ते में रोक रहा है, ठीक है, रास्ते में रोक रहा है, और वो जो रोकने वाला है वो अलग अलग बिंदुओं पर आप पर अलग अलग बल निकाल रहा है, लगा रहा है, ठीक है, आपको उसके बराबर बल लगाना है। तो आपके पास में दो रास्ते हैं कि स्कूल से लेकर के और बस स्टैंड तक का जो कार्य है वो निकालने के लिए, या तो आप एक साथ निकाल लो, या फिर आप ऐसा करो कि स्कूल से थोड़ी दूरी का बल निकालो, थोड़ी दूरी का कार्य निकालो, फिर थोड़ी और दूरी का कार्य निकालो, फिर थोड़ी और दूरी का कार्य निकालो, और इस प्रकार से टुकड़ों टुकड़ों में कार्य निकाल करके और आप उनको जोड़ दोगे तो भी आपके पास में कुल कार्य आ जाएगा। तो हम भी यहाँ पर यही करने वाले हैं, हम यहाँ पर अनंत से P बिंदु का कार्य नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर बिंदु A। ये विद्युत क्षेत्र था, ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में ये प्लस आवेश के कारण जो बिंदु A है उस पर और बिंदु B है उस पर, बिंदु A से B तक किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य हम ज्ञात करेंगे, और फिर इसी को हम कन्वर्ट करेंगे कुल कार्य में। तो मान लीजिए A से B की जो दूरी है वो है dx, और A और B बिंदु दोनों इतने पास में हैं, इतने पास में हैं कि जितना बल बिंदु A पर लग रहा है लगभग उतना ही बल बिंदु बी पर भी लग रहा है। कौन से बल की बात कर रहा हूं मैं, कूलाम बल की। कूलाम बल कौन लगा रहा है, ये प्लस आवेश लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, उस परीक्षण आवेश पर लगा रहा है जिसको हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट हम बाह्य बल नहीं निकाल सकते, क्योंकि बाह्य बल कौन लगा रहा है ये हमें पता ही नहीं है अभी, कि बाह्य बल एक आवेश लगा रहा है या आवेशों का कोई समूह लगा रहा है। बाहर से जो बल लगा रहा है वो कौन है, वो कोई आदमी है, कोई आवेश है, कोई विभव है, कोई विद्युत क्षेत्र है, कौन है हमें ये पता ही नहीं है अभी। हम तो सिर्फ इतना सा मान रहे हैं कि बाहर से कोई इस पर बल लगा रहा है और इसको धक्का दे करके अंदर ला रहा है, क्योंकि अगर बाहर से कोई बल नहीं लगाएगा तो ये अंदर आ ही नहीं सकता। अंदर क्यों नहीं आ सकता, अगर बाहर से कोई बल लगाएगा नहीं तो इस पर, इस आवेश जो पहले से उपस्थित है प्लस क्यू आवेश, उसके कारण एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षण बल जब लगेगा तो ऐसी स्थिति में क्या ये अंदर आ सकता है। आप ये सोचे कि कोई अगर आपको बाहर की तरफ धक्का दे रहा हो, कमरे से बाहर की तरफ धक्का दे रहा हो, तो क्या आप कमरे में प्रवेश कर सकते हो, कर सकते हो क्या? नहीं सर। तो कमरे में प्रवेश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
जो बाहर की तरफ धक्का दे रहा है उसके ठीक विपरीत दिशा में आपको बल लगाना पड़ेगा, या फिर आप पर कोई और धक्का लगावे। जैसे मान लो एक कुर्सी थी, उसको कोई बाहर धक्का दे रहा था, आपको कुर्सी को अंदर ले जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी उस कुर्सी पर बल लगाना पड़ेगा, और कम से कम इतना बल लगाना पड़ेगा कि जो इसे बाहर की तरफ धक्का दे रहा है उसका बल शून्य हो जाए, या उसके बल का प्रभाव शून्य हो जाए। कम से कम इतना बल आपको लगाना पड़ेगा। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों? यस सर। समझ में आ रही है ना बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको किसी एकांक धनावेश को अंदर लाना है तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, कितना लगाना पड़ेगा, जितना कूलाम बल लग रहा है। अब चूंकि कूलाम बल प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग लग रहा है, इसलिए कार्य निकालने के लिए मैं पूरा कार्य एक साथ नहीं निकालूंगा, मैं पहले अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य निकालूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उस चित्र के अकॉर्डिंग एक डिस्क्रिप्शन आपको मैं बता रहा था। मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास में एक प्लस क्यू आवेश है, उस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है, ये एक बिंदु पी है आर दूरी पर। ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर यानी कि एक्स दूरी पर एक बिंदु है ए। ठीक है, ए के निकट ही एक बिंदु पी है, बी है सॉरी, ए के निकट एक बिंदु बी है, और ए और बी इतने निकट हैं कि इनके बीच की दूरी डी एक्स यानी कि जो अल्प दूरी है, उस दूरी में, उस पूरी दूरी में हम बल को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। लगभग कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ए बिंदु पर जो बल लग रहा है और बी बिंदु पर जो बल लग रहा है उन दोनों के मान बराबर तो नहीं है, लेकिन लगभग बराबर है, इसलिए लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक एजम्पशन लिया है, हमने यहाँ पर कुछ सोचा है, हमने ये कहा है कि मान लीजिए कि मैं किसी एकांक परीक्षण आवेश QO को बिंदु ए से बिंदु बी तक धक्का देकर के लेकर आ रहा हूं, चाहे मैं इसको खींच करके ला रहा हूं या मैं कैसे भी करके इसको लेकर आ रहा हूं, लेकिन ए से बी तक इसको अल्प विस्थापन dx में दे रहा हूं। लेकिन जब ये ए से बी तक के बीच में था या बिंदु ए पर था जिसकी दूरी x है, तब इस पर कूलाम बल अगर मैं निकालना चाहूं, कूलाम बल कितना लग रहा था? मैंने अभी बाह्य बल नहीं की बात नहीं की है, मैंने अभी किसकी बात की है? कूलाम बल की। भाई कूलाम बल कितना लग रहा था? तो कूलाम बल आपको निकालना है तो कूलाम बल का सूत्र क्या होता है? कूलाम बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर 1/4πε0, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q0 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि दूरी x है, हमेशा हम r लिखते हैं लेकिन अब की बार दूरी x है तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसकी दिशा किधर हो गई? इसकी दिशा हो गई एक्स कैप यानी x की दिशा में, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसकी दिशा हो गई इस और हो गई इसकी दिशा। ठीक है, अब आपको इस पर बाह्य बल लगाना है तो वो कहां लगाना पड़ेगा? पहली बात तो कूलाम बल के ठीक विपरीत लगाना पड़ेगा। बाह्य बल जो लगाएंगे वो हम कहां लगाएंगे? कूलाम बल के ठीक विपरीत। और किस दिशा में लगाएंगे? जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में लगाएंगे। जिस दिशा में हमें विस्थापन करना है उसी दिशा में हम लगाएंगे। क्यों उसी दिशा में हम लगाएंगे? क्योंकि अगर हमें आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही ले जाना होता तो हमें कोई बल लगाने की जरूरत थी ही नहीं। हमें बल लगाने की जरूरत ही तब पड़ी जब हमें आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेकर के जाना था, या विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल के विरुद्ध लेकर के जाना था। तो बाह्य बल की दिशा ध्यान से समझना बेटा, बाह्य बल की दिशा किस तरफ है? आपके मोबाइल के हिसाब से अगर अपन देखें, आपके मोबाइल के हिसाब से अगर हम देखें तो बाह्य बल जो है उसको मैं F एक्सटर्नल कहूं तो इसकी जो दिशा है वो आपके मोबाइल के हिसाब से राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, और ये मैं जो चित्र बना रहा हूं उस चित्र में थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ये जो मैं चित्र बना रहा हूं इस चित्र में जो ए बिंदु है और जो बी बिंदु है, उसमें ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो विस्थापन की दिशा है वो भी राइट टू लेफ्ट है। विस्थापन की दिशा भी राइट टू लेफ्ट है, बाह्य बल की दिशा भी राइट टू लेफ्ट है, लेकिन कूलाम बल की जो दिशा है वो लेफ्ट टू राइट है। ठीक है ना, कूलाम बल की दिशा तो लेफ्ट टू राइट है, बाह्य बल की दिशा राइट टू लेफ्ट है, दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर है।
विस्थापन की दिशा भी दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर है। जो चित्र आपको इसमें दिखाई दे रहा है उस चित्र के हिसाब से, जो मैंने यहाँ पर ये लाल शाही से जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो ठीक है। तो मैंने कूलाम बल निकाल लिया। अब आपको कोई कहता कि बाह्य बल निकालो, तो बाह्य बल कितना होता, तो हम कहते हैं भाई जो बाह्य बल का मान है वो हो जाता F बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स कैप। आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों आया भाई बाह्य बल? कोई बता सकता है माइनस क्यों आया? ले जाना है ना, हाँ हाँ, वापस बताएं। बल्कि बल्कि ठीक विपरीत वेरी बल होगा गुड, ना बाह्य बल। बिल्कुल इसने सही कहा एकार्थ पारेख ने कि कूलाम बल के ठीक विपरीत बाह्य बल हम ले रहे हैं, इसलिए यहां पर हमारे पास में माइनस का चिन्ह आया है। तो बच्चों देखो ये हो गया हमारा कूलाम बल। ठीक है, हम क्या कहेंगे, बाह्य बल क्या है, कूलाम बल के ठीक विपरीत है, यानी कि एफ एक्सटर्नल का जो मान है वो एफ के ठीक विपरीत, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल, ई एक्स टी का मतलब है एक्सटर्नल यानी बाह्य, बराबर माइनस का एफ। अगर हम माइनस का एफ लगाएं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में इस तरीके से आ जाएगा कि एफ एक्सटर्नल का जो मान है वो हमारे पास में हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स कैप। अब यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है वो केवल दिशा के लिए, ये ध्यान रखना, ये माइनस का चिन्ह जब भी आप सदिश राशि का परिमाण लोगे तब ये माइनस काम नहीं आएगा, तब ये माइनस काम नहीं आएगा। तो अब मैं यहां पर एक चीज निकालने वाला हूं, वो मैं कहूंगा कि कोई भी परीक्षण आवेश हमारे पास में जो है, जिसको हम क्या कह रहे हैं क्यू नॉट, उसको अल्प विस्थापन dx में बाह्य बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो वो कार्य हमें निकालना था। हम क्या कहेंगे भाई, उस कार्य को मैं मान लेता हूं dw बराबर एफ एक्सटर्नल डॉट dx, बाह्य बल इंटू विस्थापन का अदिश गुणनफल, अल्प विस्थापन में किया गया कार्य, ये कितना है, dx विस्थापन में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है ना, और बाह्य बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, बल और विस्थापन के अदिश गुणा के बराबर होता है। अदिश गुणा क्या होता है, जब दो सदिश राशियों को गुणा करने से प्राप्त परिणाम, जब दो सदिश राशियों को, आयुष शर्मा कह रहा है पीडीएफ दिखना बंद हो गई है। आयुष शर्मा बाहर जाके वापस अंदर आ जाओ, दिखना शुरू हो जाएगी, आपके वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है। खैर वापस हम आ जाते हैं। जब दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश प्राप्त हो तो उसे हम अदिश गुणा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में dw की वैल्यू आ गई है, dw बराबर एफ एक्सटर्नल डॉट dx। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हमें क्या निकालना था, बाह्य बल की दिशा अगर हम देखें तो हमने अभी अभी देखा था कि जो बाह्य बल की दिशा है वो किस तरफ थी, मोबाइल के हिसाब से राइट राइट टू टू लेफ्ट थी। लेफ्ट। जो कूलाम बल की दिशा थी वो लेफ्ट टू राइट थी, और विस्थापन की दिशा किधर है, वो भी राइट टू लेफ्ट है। तो बाह्य बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही है, एक ही है। तो अब जैसे एक सूत्र होता है ए डॉट बी, ठीक है, आप सबने ये पढ़ा होगा ए डॉट बी, अगर इसमें इसको मैं हटाऊं तो ये आता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, जहां पर ए क्या है, इस सदिश ए का परिमाण है, बी क्या है, इस सदिश बी का परिमाण है, और थीटा क्या है, इनके बीच का कोण। तो डी डब्ल्यू बराबर जो आपके पास में है एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स, अगर मैं इसके अदिश गुणनफल को खोलूं तो आपके पास में क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल का परिमाण इंटू डी एक्स का परिमाण इंटू इनके बीच में जो कोण है उसकी कोज्या। तो बाह्य बल राइट टू लेफ्ट, विस्थापन भी राइट टू लेफ्ट, कोण कितना हो गया, 0 कोण का डिग्री। मान आ गया आपके पास में 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री आ गया। अब देखो किताबों में क्या होता है, मैं आपको यही खास बात बताने वाला हूं, यहां पर ही गड़बड़ होगी जो भी गड़बड़ होगी। ठीक है, और वो गड़बड़ नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि जिसने भी ये लिखा उसको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे कि वो लोग यहां पर है ना 180 डिग्री लिखते हैं, कॉस 180, मैं लिख रहा हूं कॉस 0 और वो लोग क्या लिखते हैं, कॉस 180। अब अगर ये कॉस 180 होता तो ये कॉस 180 कब हो सकता है,
जब बल तो लगे एक दिशा में और विस्थापन हो उसके ठीक विपरीत दिशा में। ठीक है, ये तो ऐसा तो तब हो सकता है जब हम कौन सा लें, कूलाम बल लें, और विस्थापन कौन सा लें, जो सामान्य विस्थापन हो रहा है, क्योंकि कूलाम बल के विपरीत है विस्थापन, तब 180 डिग्री आ सकता है। बाह्य बल लें तो नहीं आ सकता है। यानी कि जब भी आप 180 लोगे तो ये जो कार्य है वो कौन सा हो जाएगा, कूलाम बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। ये कौन सा कार्य हो जाएगा, कूलाम बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। और अगर आपको बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है तो यहाँ एंगल 0 लेना पड़ेगा। अब गलती क्या की हुई है, उसको आप क्या मिस्टेक जो बुक्स में आप देखेंगे वो मिस्टेक क्या है, बुक्स में मिस्टेक यही है कि उन्होंने ये जो DW कार्य दिया हुआ है, यहां पर कोण का मान 180 लिया हुआ है, कोण का मान 180 लेते ही ये कौन सा कार्य हो जाएगा, कूलाम बल द्वारा किया गया कार्य। लेकिन हमें कार्य कौन सा निकालना है विभव के लिए, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। कूलाम बल द्वारा किया गया कार्य हमें नहीं निकालना है, हमें कूलाम बल द्वारा किया गया कार्य नहीं निकालना है, हमें निकालना है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। और लास्ट में वो क्या करते हैं कि इस कूलाम बल द्वारा किए गए कार्य को विभव में चेंज कर देते हैं। जबकि विभव क्या होता है, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी ज्ञात बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, अनंत से ज्ञात बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है। क्योंकि जब तक बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक इस पर बल लगता रहेगा, आवेश पर बल लगता रहेगा, और आवेश पर बल लगेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी वेग में भी परिवर्तन होगा। और हमें गति कैसी रखनी है, ऐसी रखनी है कि वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वेग में परिवर्तन तब नहीं होगा जब इस पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग कितना होगा, 0 होगा। और किसी भी आवेश पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग 0 तभी हो सकता है जब या तो कोई भी बल नहीं लगे, और या जो बल लगे वो कम से कम 2 बल हो। एक बल का मान 0 तभी हो सकता है जब वो लगे ही नहीं, 2 बल होंगे, अगर एक बल लग रहा है तो दूसरा बल आपको लगाना पड़ेगा, तभी कुल बल 0 आएगा। तो आपको इस पेज में नहीं फंसना है कि क्यों कौन सा कार्य निकाला, बस मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि कभी आप कोचिंग में पढ़ेंगे या कभी आप किताब में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 180 लिखा मिलेगा। तो घबराना मत, आप ये क्वेश्चन वहां पर भी पुट अप कर सकते हो कि भाई ये 180 है तो 180 क्यों है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य 180 क्यों है, बाह्य बल और विस्थापन तो एक ही दिशा में है, तो ये तो कार्य में जो cos थीटा ले रहे हैं इसमें 0 आना चाहिए। अगर 180 ले रहे हैं तो इसका मतलब विस्थापन और बल एक दूसरे के विपरीत है, तो विस्थापन और बल एक दूसरे के विपरीत तो कूलाम बल है, तो ये तो कार्य कूलाम बल द्वारा किया गया कार्य हो गया। और इस बात को छुपा दिया जाता है, और इसीलिए आप किताबों में देखेंगे, आपके पास कोई पुराने नोट्स होंगे तो नोट्स में देखेंगे, कई वीडियोस भी यूट्यूब पे उपलब्ध है उनमें भी आप देखेंगे कि वहां पर इस कार्य पर लिमिट नहीं लगाई जाती है। मैंने यहाँ लिमिट लगाई है जानबूझ करके, हालांकि ये मैंने गलती की है, लिमिट नहीं लगानी चाहिए कार्य पर कभी भी। क्यों नहीं लगानी चाहिए उसका कारण मैं बताऊंगा आपको, अभी आपको कारण बता दूंगा मैं कि यहाँ इस जगह पर लिमिट नहीं लगनी चाहिए थी। क्यों नहीं लगनी चाहिए थी उसका रीजन भी हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले फिलहाल हम हमारे जो बात है उस पर आते हैं। तो हमने देखा कि जो कार्य है उसका मान कितना हो गया, DW बराबर एफ एक्सटर्नल डॉट dx, और इस डॉट को हटा दिया तो ये हो गया एफ एक्सटर्नल dx cos 0। cos 0 का जो मान होता है वो होता है 1, तो ये cos 0 यहां से हट जाएगा, तो आपके पास में क्या रह जाएगा, आपके पास में रह जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू dx। लेकिन ये जो एफ एक्सटर्नल इंटू dx है ये दोनों ही बल और विस्थापन के परिमाण, और परिमाण हमेशा कैसे लिए जाते हैं, धनात्मक। तो बाह्य बल कितना था, ये हमने पिछले वाले में देखा कि बाह्य बल का मान कितना है, बाह्य बल का मान है एफ एक्सटर्नल बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको इसका परिमाण लेना है तो माइनस हटाना पड़ेगा, तो ये माइनस को हटा देते हैं हम, क्या जाएगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, यहां पर कहीं पर भी माइनस नहीं है, ये हमारे पास में क्या है, अल्प विस्थापन में किया गया कार्य। अब अगर हमें पूर्ण विस्थापन के लिए किया गया कार्य निकालना है, पूर्ण विस्थापन के लिए किया गया कार्य निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं,
तो हम निकाल सकते हैं उस कार्य को कि भाई ये जो DW थोड़ा सा कार्य लिया है आपने अल्प विस्थापन के लिए, जिसका मान आपके पास में 1/4πε0 Q0/x² इंटू dx आया है। ऐसे ही आप बहुत सारे और कार्य निकालें अल्प विस्थापन के लिए, उनको जोड़ दें, या फिर इसका क्या कर दें, दोनों तरफ समाकलन, ये समाकलन कर दिया। और समाकलन हमने किया तो समाकलन DW बराबर समाकलन 1/4πε0 Q0/x² dx। ठीक है, अब ये जो dx है ये है विस्थापन। ठीक है, अब विस्थापन यानी सॉरी स्थिति है, dx में x जो है स्थिति है, तो स्थिति कहां से कहां तक बदली है। जब भी आपको विभव निकालना होगा तो हम कहेंगे भाई प्रारंभिक स्थिति तो अनंत थी और बाद में ये बदल करके हो गई है RP। P बिंदु पर आ गया है तो क्या हो गया RP। अब मैं टोटल, पहले तो मैंने अल्प विस्थापन A से B तक के लिए निकाला, अब मैं टोटल निकालना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे विभव तो P बिंदु का ही निकालना है, इसलिए टोटल निकालना पड़ेगा, तो अनंत से RP। अब देखो यहां पर बच्चों क्या होता है कि DW पर मैं अगर लिमिट लगाता इसी की तरह, तो हम कहते हैं भाई अनंत वाले बिंदु पर कार्य है और फिर P बिंदु पर कार्य है, तो क्या किसी एक बिंदु पर कोई कार्य किया जा सकता है? कोई मुझे नहीं। बता सकता है? नहीं कर सकते ना। कार्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य के लिए आपको कम से कम 2 बिंदु लेने पड़ेंगे, एक से दूसरे बिंदु तक विस्थापन में किया गया कार्य। इसलिए यहां पर अगर कोई लिखता है कि अनंत से, अनंत वाले बिंदु से और P वाले बिंदु तक, तो वो गलत होगा। और अगर कोई लिखता है कि P वाले बिंदु से अनंत वाले बिंदु तक, तो वो भी गलत होगा। तो कार्य के लिए लिमिट नहीं लगाई जा सकती है, केवल स्थिति के लिए लिमिट लगाई जा सकती थी। ये एक खास बात है इसमें, पर मैंने यहां पर ये लगाया है। जब मैं खुद ही बोल रहा हूं नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने भी ये लगाया है। आप देख सकते हो ये इक्वेशन आपको यहां पर दिख रही होगी, ये इक्वेशन आपके सामने है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये मैंने लगाई है लिमिट। ठीक है, ये मैंने जो लिमिट लगाई है इसमें ये जो राइट वाली लिमिट है जो मैंने स्थिति के लिए लगाई है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कार्य के लिए लगाई है वो बिल्कुल गलत है। इसको लगाने का कारण क्या है कि अगर मैं यहां लिमिट नहीं लगाता और अगले पद में लगा देता, यहां पर नहीं लगाता और अगले पद में लगा देता, तो आप कहते हैं कि सर ये लिमिट कहां से आ गई, अभी तक तो थी नहीं। तो इसको इसलिए लगाया है कि आप संतुष्ट रहें कि भाई ये लिमिट नहीं थी, ये लिमिट पहले से ही चल रही थी, इसलिए आगे आई है। क्योंकि भविष्य में क्या होगा, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब आप इसे पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे कि ये चीज बताई गई थी कि भाई इसमें यहाँ पर लिमिट नहीं लगाई जानी चाहिए थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और खास बात बता रहा हूं आपको कि पिछली वाली लिमिट, ये जो लिमिट है आपको दिखाई दे रही है वो कैसी है, W अनंत से WP, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है, लगानी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करता हूं, Q0 को नीचे ले आता हूं। तो Q0 को जब मैं नीचे ले आऊंगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एक तरफ था DW और Q0 को नीचे ले आए तो आ गया Q0 DW/Q0। दूसरी तरफ आ गया आपके पास में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 1/4πε0 को K। ठीक है, क्योंकि जगह की शॉर्टेज इसलिए Q/x² dx लिमिट अनंत से RP। ठीक है, अब इधर देखते हैं अपन लिमिट। अब देखो अब क्या आ गया आपके पास में, DW/Q0 आ गया। DW/Q0 क्या है, DW/Q0 क्या है, क्यू, अब इस DW/Q0 को अगर अपन समझने का प्रयास करेंगे तो ध्यान से समझना, ये है Q0 आवेश को, DW/Q0 बता रहा हूं मैं, DW/Q0, Q0 आवेश को अल्प विस्थापन देने में किया गया कार्य था DW। जब आप इसका भाग दे देते हो, तो जब भी किसी चीज का भाग दे देते हैं तो समझ लो हम इकाई आवेश के लिए गणना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इकाई आवेश के लिए गणना कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, अब DW/Q0 एकांक आवेश को अल्प विस्थापन में किया गया कार्य। DW/Q0 की बात की है मैंने, अभी पूरे की बात नहीं की, अल्प विस्थापन में किया गया कार्य। जैसे ही मैं इस पर समाकलन का चिन्ह लगा देता हूं तो अब ये क्या बन जाता है, एकांक आवेश को ऐसे बहुत सारे अल्प विस्थापन देने में किया गया कार्य, और कहां से कहां तक, अनंत से P बिंदु तक। यानी कि अगर आपको कोई कहे कि बिंदु
ये मैं एक चित्र बना रहा हूं, ये एक चित्र दिख रहा होगा आपको, उसमें एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ठीक है। मैं आपको कहूं कि भाई ए से सी तक का कार्य निकालो, सी से डी तक का कार्य निकालो और डी से बी तक का कार्य निकालो। ए से सी तक का कार्य निकालो, सी से डी तक का कार्य निकालो, डी से बी तक का कार्य निकालो, तो आपके पास में क्या जाएगा? ए से बी तक का कुल कार्य। ए से बी तक का कुल कार्य आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने एकांक dw बटा q नॉट क्या है? एकांक परीक्षण आवेश को अल्प विस्थापन देने में किया गया कार्य, और समाकलन कर दिया तो क्या आ गया आपके पास में? एकांक परीक्षण आवेश को प्रारंभिक बिंदु अनंत से अंतिम बिंदु P तक लाने या कुल कार्य, यानी ये वाली जो राशि है समाकलन के अंत, ये क्या? कुल कार्य। किसको? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य। और एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य वो क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है? विभव। विभव कहलाता है। वेरी गुड। यानी इसके अंदर जो लिखा हुआ है dw अपॉन क्यू नॉट, वो एक तरीके से क्या है? वो है विभव। और जो विभव है वो किसी भी एकल बिंदु पर हो सकता है। कार्य एकल बिंदु पर नहीं हो सकता था, विभव एकल बिंदु पर हो सकता है। इसलिए अब हमको क्या करनी पड़ेगी? इसकी लिमिट लगानी पड़ेगी। तो इस वाले स्टेप में जब हम लिमिट लगाते हैं तो वो लिमिट सही है। अब देखो एक और खास बात, सब लोग क्या कहते हैं कि भाई पहले ये अनंत बिंदु पर था तो अनंत की लिमिट लगाओ, और फिर बाद में ये पी बिंदु पर आया तो पी बिंदु की लिमिट लगाओ। नहीं, विभव के मामले में आपको उल्टा करना पड़ेगा। विभव के मामले में आपको पहले अंतिम बिंदु की लिमिट लगानी होगी और फिर उसके बाद में प्रारंभिक बिंदु की लिमिट लगानी होगी। तो इसको अपन कहेंगे एक तरीके से, इसको v, इसको क्या कहेंगे हम? w, w, w p अपॉन w। अभी इसको w को चेंज किया जाएगा, जगह ही नहीं मिल रही यार, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं इसको, अभी मिल जाएगी जगह। dw अपॉन q नॉट, w अनंत। आप सोच रहे होंगे भाई ये वाली लिमिट उल्टी क्यों लगाई? ये वाली लिमिट इसलिए लगाई है उल्टी, क्योंकि जो विभव है, जो विभव है वो अनंत बिंदु यानी शून्य विभव के सापेक्ष निकाला जाता है, ठीक है। और हमेशा नीचे विभव का प्रारंभिक बिंदु लिखा जाएगा और बाद में अंतिम बिंदु लिखा जाएगा। तो एक्चुअल में जो विभव है उसका प्रारंभिक बिंदु P क्यों है हमारे लिए? क्योंकि P पर विभव ज्यादा है और अनंत पर विभव कम है। तो यहाँ जो हम निकालेंगे dw अपॉन डी क्यू नॉट, ये वास्तव में विभव नहीं होता है, ये P बिंदु के विभव और अनंत बिंदु के विभव का अंतर होता है, जिसको हम कहते हैं विभवांतर। और इसीलिए यहाँ पर P बिंदु का विभव पहले लिखा गया और अनंत बिंदु का विभव बाद में लिखा गया। और ये जो WP और W अनंत लिखा गया है, तो ये भी हमने गलत लिखा है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये दो स्टेप में ये दो राशियां गलत लिखी गई है, इसको नहीं लिखा जाना चाहिए था। पर आप कहीं पर भी ये मिस्टेक नहीं कर दो, अचानक से ये नहीं सोच लो कि ये लिमिट कहां से आ गई, ये लिमिट कहां से आ गई, इसलिए इसको इस प्रकार से लिखा गया है। क्लियर है ये बात? आगे चले अपन इससे। अब देखो मैं इससे आगे चलता हूं। तो हम सब जानते हैं कि W अपॉन Q बराबर होता है V। तो dW अपॉन dQ बराबर क्या हो जाएगा? dV। W अपॉन Q बराबर V होता है, तो dW अपॉन Q बराबर क्या हो जाएगा? dV। ये सूत्र हम यहां पर काम में लेंगे, जो अभी हमने लिखा था इक्वेशन। इक्वेशन क्या लिखा था हमने? देख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास में था WP2W आना dW अपॉन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, कहां पर? अनंत से RP तक। यहां पर मैंने 1/4πε0 की जगह क्या लिख दिया है? K लिख दिया है। ये लाइन आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये देखो ये लाइन, ये जो लाइन है वो यहां पर आपको दिखाई दे रही है। अब dW अपॉन क्यू नॉट को अपन क्या लिखेंगे? अपन इसको लिखेंगे dV। dV dW अपॉन ड्यू नॉट क्यू नॉट को अपन लिखेंगे dV, ये dV हो गया।
बराबर दूसरी तरफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो के की जगह लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। dx कहां से कहां तक, अनंत से आर पी तक, अनंत से आर पी तक। देखो इतनी रामायण जो मैंने गाई है लिमिट की, वो इसीलिए गाई है क्योंकि आपको बुक में या कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसमें डिफरेंस मिलेगा। तो आप वहां पर अपने दिमाग को परेशान मत कर लेना कि वो सर ने तो ये लिखवाया है, ये सर ने तो ये लिखवाया है। आपको दोनों को तोलना है, जो उसमें से आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ये वाला, ये जो बात है ये तो एकदम फैक्ट बात है, वो आपको सही मानना है। मुझे लगता है कि जो हमने अभी तक बात की थी वो एकदम फैक्चुअल बात की थी, तो ये सही था। लेकिन फिर भी आगे जब भी आप पढ़ोगे तब भी आप इसे तोलें। खैर मैं वापस से आ रहा हूं। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, देखो पहले हमारे पास में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यानी डब्ल्यू के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, वी के सापेक्ष, तो लिमिट अब वी के रूप में आएगी। जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन यानी समाकलन किया जाता है, लिमिट भी उसी के रूप में आती है। तो अब ये लिमिट हमारे पास में क्या हो जाएगी, वीपी इंटू वी अनंत, अनंत बिंदु का विभव, और अनंत बिंदु का जो विभव होता है वो होता है शून्य। तो वी अनंत की जगह आप जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पर आ गया है, और ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको इस इक्वेशन में ये दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये बताओ कि यहां तक के स्टेप आपको समझ में आए या नहीं आए, यहां तक के स्टेप आपको समझ में आए या नहीं आए, फिर से समझ लेते हैं। देखो फिर से बता देता हूं मैं एक बार। कोई आवेश प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू आवेश के सापेक्ष किसी क्यू नॉट आवेश को अनंत से पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पी बिंदु पर विभव कहलाएगा। मान लीजिए किसी समय पर ये जो क्यू नॉट आवेश है वो बिंदु ए पर था, ए बिंदु पर इस पर जो कूलाम बल लगेगा उसका मान होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर हम बाह्य बल निकालना चाहे तो हम कहेंगे बाह्य बल कूलाम बल के ठीक विपरीत परंतु बराबर होगा, इसलिए एफ एक्सटर्नल बराबर माइनस का एफ। तो एफ एक्सटर्नल का मान निकालना है तो जो एफ का मान निकालना है उसमें माइनस लगा दो, ठीक है। अगर हम क्यू नॉट आवेश को अल्प विस्थापन में किया गया कार्य निकालना चाहें डीएक्स के लिए, तो हम कहेंगे डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपके पास में एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स। इस डॉट को हटाओगे तो आपके पास में कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में कॉस थीटा आ गया, dx एफ डी एक्स कॉस ऑफ थीटा, एफ डी एक्स कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि बाह्य बल और विस्थापन एक ही दिशा में है इसलिए कोण का मान हो गया जीरो। तो कॉस थीटा में कॉस थीटा में थीटा बराबर जीरो हो गया, और कॉस जीरो का जो मान होता है वो 1 होता है। तो कॉस जीरो यहाँ से गायब हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये अल्प विस्थापन में किया गया कार्य। संपूर्ण विस्थापन यानी अनंत से पी तक में किया गया कार्य निकालना है तो इसका समाकलन कर दीजिए। मैंने दोनों तरफ समाकलन कर दिया। मैंने आपको ये कहा था कि लेफ्ट में यानी कार्य पे समाकलन का चिन्ह हमें नहीं लगाना चाहिए, समाकलन की लिमिट नहीं लगानी चाहिए, चिन्ह तो लगाना चाहिए लेकिन लिमिट नहीं लगानी चाहिए थी। और लिमिट हमने इसलिए लगाई है कि आगे एकदम से जब लिमिट आएगी तो आप ऐसा नहीं सोचो कि लिमिट क्यों नहीं आई। या तो आप ये करो कि शुरू से लास्ट तक लिमिट लगाओ मत, पर ये तरीका सही नहीं है कि एक तरफ तो आप लिमिट लगाते हो और दूसरी तरफ आप लिमिट नहीं लगाते, ठीक है। एक तरफ आप लिमिट लगा रहे हो और दूसरी तरफ आप लिमिट नहीं लगा रहे हो, ये तरीका सही नहीं होता है, इसलिए मैंने दोनों तरफ लिमिट लगाई है, ठीक है। इस इक्वेशन में से अगर मैं क्यू नॉट को नीचे ले जाऊं तो आपके पास में हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और दूसरी तरफ जो है वो आपके पास में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन अनंत से बिंदु आर पी तक। डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट जो होता है वो कहलाता है विभवांतर डीवी, तो इसको हटा करके हमने विभवांतर डीवी लिख दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें से आपके क्या क्या को बाहर आ सकता है, जो विस्थापन पर निर्भर नहीं करेगा। तो हम कहेंगे जगह बदलने से आवेश का मान नहीं बदलेगा, तो आवेश क्यू को अपन बाहर ले सकते हैं। 4 भी नहीं बदलेगा, पाई भी नहीं बदलेगा, और निर्वात की विद्युतशीलता भी नहीं बदलेगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी बाहर ले सकते हैं। जगह बदलने से एक्स का मान बदल सकता है। अगर आपको अब आप आवेश को जिसको लेकर के आ रहे हो उसको ए बिंदु की जगह बी पर लिया हो, बी की जगह पी पर लिया हो, तो जो दूरी एक्स हम ले रहे थे, ए बिंदु की दूरी एक्स थी, बी बिंदु की दूरी लेते तो एक्स से कम आती, पी की लेते तो एक्स से और कम आती, तो एक्स का मान बदल रहा है।
स्थिति बदलने से, इसलिए हमने x को बाहर नहीं लिया है। आपके पास में जो इक्वेशन है वो कौन सी, आपके पास में जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, उस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। तो आपके पास में इक्वेशन होगी dv का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, vp से लेकर के और अनंत बिंदु के विभव यानी कि शून्य, अनंत बिंदु का विभव शून्य होता है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है, q बाहर है, और इंटीग्रेशन क्या आ गया 1/x² इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये एलजेब्रिक फॉर्म है, x को ऊपर लेके चले जाओ, x को ऊपर लेके चले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा v का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, vp से 0 तक, 0 तक, ठीक है, बाहर है q/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ नॉट, इंटीग्रेशन x स्क्वायर को ऊपर ले गए तो x की घात -2 हो गया dx। अब एक फॉर्मूला होता है x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला अपन इस साइड में लगा देते हैं, लेफ्ट में, सॉरी राइट साइड में लगा देते हैं। तो ये फॉर्मूला जैसे आप राइट साइड में लगाओगे तो आपके पास में राइट साइड में लगाओगे तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में dv का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा v, dv का इंटीग्रेशन v होता है कहां से कहां तक, तो ये हो गया vp से 0 तक, और दूसरी तरफ क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं शॉर्ट में k लिख रहा हूं, kq, या इसकी जगह लिख सकते हो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो kq लिख दो या q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन किया इस सूत्र से, तो सूत्र क्या है x की पावर n, n का मान कितना है, सूत्र में मिलान करो दोनों में, -2, तो ये हो गया -2 +1, लिखने में ही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा जगह कम पड़ गई इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं इसको, x की पावर -2 +1, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी -2 +1 आ गया, ठीक है। तो पावर -2 +1 की, तो -2 में +1 जोड़ा तो क्या हो गया -1, और नीचे भी आ गया -1, यानी आपके पास में इक्वेशन में क्या आ जाएगा, इधर तो अपन लिमिट रख देते हैं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में लिमिट रखी, एक बार v की जगह रखा 0 और एक बार रख दिया vp, ठीक है। दूसरी साइड में आ गया kq, kq की जगह आप लिख सकते हो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इस तरफ आ गया आपके पास में x की पावर -1 अपॉन -1, इस -1 को बाहर निकाल लो, ठीक है, और लिमिट जो है वो है अनंत से rp, इस -1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, लेफ्ट में तो रह गया माइनस का vp, ठीक है, और ये माइनस को बाहर निकाल लिया, माइनस को बाहर निकाल लिया तो माइनस का kq, इसकी जगह आप लिख सकते हो माइनस का q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक ही बात है, ठीक है। अंदर रह गया x की पावर -1, x की पावर -1 को नीचे ले जाओगे तो हो जाएगा 1 x की पावर +1, जैसे x स्क्वायर को ऊपर ले गए तो माइनस हो गई थी घात, ऐसे अगर x की पावर -1 को नीचे ले जाओगे तो घात प्लस हो जाएगी। जब भी अंश की राशि को हर में और हर की राशि को अंश में ले जाते हो तो घात का चिन्ह चेंज हो जाता है, ये हो गया अनंत से rp। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिमिट रखनी, तो लिमिट रख देते हैं अपन, लेफ्ट साइड में तो आपके है माइनस का vp, और राइट साइड में आ जाएगा आपके पास में kq तो ऑलरेडी है, एक माइनस भी है, ठीक है, 1/x में x की जगह एक बार रख दिया rp और एक बार रख दिया अनंत, 1/अनंत बराबर होता है 0, तो 1/अनंत का मान तो 0 रह जाएगा, ओनली आपके पास में क्या रह जाएगा 1/rp रह जाएगा, तो 1/rp रह जाएगा तो इसको गुणा करोगे तो आपके पास में क्या आएगा देखते हैं, गुणा करोगे तो लेफ्ट में तो आपके पास में आएगा माइनस का vp, इसको मिटा देता हूं मैं पहले, लेफ्ट में तो आपके पास में है माइनस का vp और राइट में क्या है माइनस का kq/rp, 1/rp को kq से गुणा कर दिया मैंने, 1/अनंत तो 0 हो गया, तो बचा वो 1/rp उसको kq से गुणा कर दिया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास में आ गया vp बराबर kq/rp। k की वैल्यू रखना चाहो तो k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/rp, ठीक है, q/rp। चाहो तो शुरू से k की वैल्यू रख सकते हो जैसा कि अपन ने यहां रखी हुई है। अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, फिर से समझ लेते हैं एक बार, हमने यहां तक तो समझ ही लिया था इस इक्वेशन तक, तो इससे आगे चले तो 1/x² को x को ऊपर लेके चले गए तो हो गया x की पावर -2, बाकी सारी चीजें सेम है। अब फॉर्मूला लगा दिया हमने x की पावर n
को x के सापेक्ष समाकलन करो तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 आता है। वो फॉर्मूला हम लगाएंगे तो लेफ्ट में तो अपन ने लिमिट रख दी 0 टू वीपी, तो एक बार 0 आ गया, एक बार वीपी आ गया। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। और राइट में आपके पास में क्या आ गया, राइट में आपके पास में आ गया q अपॉन 4πε0, ये तो बाहर है ही ऑलरेडी, और n की जगह रख दिया -2, तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास में। ये जो x की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 है, इससे आपके पास में आ जाएगा ऊपर तो x की पावर -1 और नीचे आ जाएगा -1। ये दो चीज आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा, ये दो चीजें आपके पास में आ जाएगी। इसमें से जो x की पावर -1 अपॉन -1 है, उसमें से -1 को आप कॉमन ले सकते हो, तो ये -1 आ गया आपके पास में। देखिए इस -1 को अगर आप नहीं भी लो तो -1 का तो माइनस हो गया, x की पावर -1 को नीचे ले जाओगे तो +1 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा। चाहो तो आप शुरुआत में यहीं पर इस -1 को बाहर निकाल सकते हो, चाहो तो इस स्टेप के बाद निकाल सकते हो। अब इस स्टेप के बाद में माइनस को बाहर निकाल लें, ये माइनस बाहर आ गया, देख सकते हो आप, ये माइनस बाहर आ गया आपके पास में। ठीक है, माइनस बाहर आ गया, अंदर आ गया 1/x। 1/x में एक बार अपर लिमिट rp रख दी x की जगह और एक बार अनंत रख दी। आप सोच रहे हो कि x की जगह क्यों रखी, सापेक्ष समाकलन करते हैं उसकी जगह रख में तो आपने v के सापेक्ष समाकलन किया था, ये v के सापेक्ष, और राइट में आपने x के सापेक्ष किया था। तो लेफ्ट में तो आपने v की जगह एक बार 0 रख दिया और एक बार vp रख दिया, और राइट में हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष किया है तो x की जगह, केवल x की जगह और किसी की जगह नहीं, 1 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, अब मान लो ये होता 1/x², और इसकी आप लिमिट रख रहे होते अनंत से rp, तो आपको क्या करना होता 1/x की जगह rp, स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, x नहीं, स्क्वायर नहीं हटेगा, 1 नहीं हटेगा। जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो केवल उसको हटाना है, x के सापेक्ष कर रहे हो तो केवल x को हटाना है। -1 अपॉन अनंत का स्क्वायर, अनंत का स्क्वायर अनंत ही होता है, इसलिए अनंत का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, x की जगह रख दिया एक बार तो rp, और एक बार x की जगह हमने रख दिया है अनंत, ये रख दिया। 1 अपॉन अनंत का जो मान है वो लगभग 0 होता है, तो ये लगभग 0 रख दिया। 1 अपॉन अनंत 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास में, 1 अपॉन rp बच जाएगा केवल, तो vp बराबर हो जाएगा q अपॉन 4πε0 इंटू 1 अपॉन rp, जिसको ऐसे लिख सकते हो vp बराबर 1 अपॉन 4πε0 q अपॉन rp, या vp बराबर kq अपॉन rp। इससे क्या पता चल रहा है, अब अगर ये तो p बिंदु के लिए था, और किसी भी बिंदु के लिए निकालना होता तो हम कहते हैं किसी भी बिंदु के लिए निकालना है तो v बराबर हो जाएगा k q अपॉन वो किसी भी बिंदु की दूरी r। इसका मतलब क्या हो गया, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। देखो विद्युत क्षेत्र के सूत्र में r² आता है नीचे, तो हम कहते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r²। बल के सूत्र में r² आता है तो हम कहते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r²। लेकिन विभव के सूत्र में r आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। अब अगर हम r और v के बीच में ग्राफ बनाना चाहें, r और v के बीच में ग्राफ बनाना चाहें, तो देखो x² और x में अंतर क्या है। जब हम कहते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x², और जब हम कहते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, ठीक है, जैसे मैं दोनों के मान निकालता हूं, ये हो गया E और ये हो गया v। r का मान अगर मैं 2 रखता तो आपके पास में आता 1/2, ये 1/2 के प्रोपोर्शनल होता, और यहां पर E में r की जगह x लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, r की जगह आप 2 रखो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, हम कहेंगे 1/4 के प्रोपोर्शनल हो गए। अब आप r की जगह 2 की जगह 3 रखो तो यहाँ आएगा 1/3, और दूसरी तरफ आ जाएगा 1/9। तो आप देख रहे होंगे कि r में स्क्वायर है, इसमें अगर हमने थोड़ा सा भी r के मान में चेंज हुआ तो e के मान में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, 1/4 से सीधे 1/9 आ गया, लेकिन v में 1/2 से सीधे 1/3 आया है। तो 1/r जब होता है तो इसका मतलब है कि r का मान बढ़ाने से v के मान में कमी आएगी, और अगर r² होगा तो हम कहेंगे r के मान में थोड़ी सी भी वृद्धि करने से e के मान में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा। यानी परिवर्तन तो दोनों में एक जैसे ही होगा, एक का मान बढ़ाने से दूसरे का मान घटेगा, यानी r का मान बढ़ाने से v का मान भी घटेगा और e का मान भी घटेगा, लेकिन वो परिवर्तन कैसा होगा,
ई का परिवर्तन ज्यादा होगा, ज्यादा तेजी से होगा, और वी का परिवर्तन थोड़ा कम तेजी से होगा। यानी इसको अगर मैं कहूं कि ई और वी, ये आर है और ये ई और वी है, आर का मान बढ़ने से वी और ई फिसल करके नीचे आते हैं, तो हम कहेंगे भाई जो वी है वो तो धीमे फिसल करके आएगा और जो ई है वो तेजी से फिसल करके आएगा। भाई वी का मान तो धीमी गति से घटेगा और ई का मान तेज गति से घटेगा, यानी अगर मैं इसको एक फिसल पट्टी मानूं तो हम क्या कहेंगे, वी तो बहुत तेजी से घटे, वी तो धीमी गति से घटेगा और ई तेजी से। और इसीलिए आप देखो ये दो ग्राफ बनाए हुए हैं, इन दोनों ग्राफों में तुलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, परीक्षा में आता है कि आर और वी के मध्य, आर और ई के मध्य ग्राफ बनाकर ई और वी की तुलना कीजिए, तो ये तुलनात्मक ग्राफ कहलाता है ई और वी का। अब जैसे हमने पुराने इक्वेशंस में देखा था, हमारे पास में इक्वेशन क्या है, हमारे पास में इक्वेशन है v बराबर के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर, ठीक है। के एक कांस्टेंट है और क्यू एक कांस्टेंट है, तो ये हो गया एक तरीके से v बराबर के क्यू इंटू 1/r, ठीक है। अब अगर मैं v और 1/r के बीच में ग्राफ खींचना चाहूं तो v की पावर कितनी है बच्चों, 1 है, और 1/r की पावर कितनी है, 1/r की पावर कितनी है, 1। हाँ देखो यहां पर कोई गड़बड़ मत कर देना, r की पावर 1 है, ऊपर ले जाओगे तो r की पावर -1 हो जाएगी, तो -1 मत बताना, मैंने r की पावर नहीं पूछी है, r की पावर पूछे तो -1, लेकिन 1/r की पावर पूछे तो 1, तो v की पावर भी 1 और r की पावर भी 1, और जब दोनों राशियों की पावर 1 होती है तो ग्राफ कैसा आता है, एक सीधी रेखा आता है। तो v और 1/r के बीच का ग्राफ क्या आएगा, सीधी रेखा आएगा। और ये सीधी रेखा कहां से शुरू होगी, तो समीकरण हमारे पास में क्या है, v बराबर के क्यू इंटू 1/r, तो इसमें देखो एक पद तो v का है और एक पद किसका है, 1/r का है, इन दोनों के अलावा कोई पद है क्या, इन दोनों के अलावा कोई पद है क्या, इन दोनों के अलावा कोई भी पद नहीं है, तो इसका मतलब ग्राफ 0 से शुरू होगा। और अगर इसके अलावा यहां पर प्लस में मान लो 3 आ जाता तो हम कहते हैं ग्राफ 3 से शुरू होगा, अगर माइनस में आता तो हम कहते हैं माइनस से शुरू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को भी समझ